So good morning, everybody. Welcome back to this session for financial management. और कल हम लोगों ने एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसमें हमने कहा व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दो फ्रेज की डेफिनेशन बताओगे आप. व्हाट इज एफएम? Procurement of funds and its effective utilization. That's what we studied. फिर हमने कहा व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और उसमें हमने दो चीजें पढ़ी, एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी और दूसरा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन थ्योरी. प्रॉफिट थ्योरी सेज दैट हर डिसीजन ऐसे लो जिससे प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए, बट वेल्थ थ्योरी सेज नहीं, बट हमने उस थ्योरी को क्रिटिसाइज करा कि प्रॉफिट के अलावा और बहुत चीजें हैं जो हमको ध्यान रखनी है. तो वेल्थ थ्योरी को हमने फिर फाइनलाइज करा कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन शुड बी द ऑब्जेक्टिव. हमने कहा वेल्थ मतलब मार्केट वैल्यू, वेल्थ मतलब हैप्पीनेस, कि वेल्थ मतलब रिस्पेक्ट, कि वेल्थ मतलब गुड फीलिंग, कि वेल्थ मतलब मोक्ष, कि वेल्थ मतलब मार्केट वैल्यू. जिस भाव पे किसी चीज को बाजार में खरीदा बेचा जा सके, एक्चुअली उसी को हम वेल्थ मेजरमेंट में यूज करेंगे. वेल्थ मतलब मार्केट वैल्यू, एंड यू नो वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट? एक्स डिवाइडेड बाय वाई. व्हाट इज एक्स? व्हाट इज वाई? परफॉर्मेंस अपॉन एक्सपेक्टेशन. चलो आपकी और मेरी बात करें तो अगर मेरी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इज इट माई परफॉर्मेंस और इज इट योर परफॉर्मेंस? मतलब ऑब्वियसली मेरी वैल्यू निकालनी है तो मेरी परफॉर्मेंस, और एक्सपेक्टेशन किसकी? टीचर की कि स्टूडेंट की? आप लोग की. एक क्रिकेटर की वैल्यूएशन करनी है तो परफॉर्मेंस क्रिकेटर की या ऑडियंस की? एक्सपेक्टेशन किसकी? ऑडियंस की. इंस्टीट्यूट की नजरों में आपकी वैल्यू की बात करें तो परफॉर्मेंस किसकी? आपकी. एक्सपेक्टेशन किसकी? इंस्टीट्यूट की. राइट. तो समझने की बात यहां यह है कि जब मैं कहता हूं परफॉर्मेंस, तो ये कौन सी परफॉर्मेंस है? पास्ट परफॉर्मेंस, प्रेजेंट परफॉर्मेंस, फ्यूचर परफॉर्मेंस? पीछे वालों, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर. ऑब्वियसली दिस इज द फ्यूचर परफॉर्मेंस वी आर टॉकिंग अबाउट, फोरकास्टेड परफॉर्मेंस. नहीं, ये तो मैंने बोला, आपने याद कर लिया, बट डू यू ऑल्सो फील द सेम वे कि किसी की भी वैल्यू उसके पास्ट पर कम ही डिपेंड करती है, उसके फ्यूचर पर ज्यादा डिपेंड? सपोज आप ट्रेवल कर रहे हैं एक ट्रेन में और आपके सामने की सीट पर दो लोग बैठे हैं, और ट्रेन में अक्सर ही दोस्त बनते हैं और जर्नी खत्म होते ही दोस्ती खत्म हो जाती है. लोग नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं, बट बाद में फिर ठीक है. आपके सामने दो लोग हैं, ज्यादा टाइम नहीं है, दो में से एक से दोस्ती कर सकते हो. एक रिटायर्ड कलेक्टर साहब हैं, आईएएस ऑफिसर, बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर रहे, बड़ा भारी नाम था इनका, 5 साल हो गए इनको रिटायर हुए, बहुत ही इंटेलिजेंट नॉलेजेबल पर्सन है. और दूसरा एक लड़का बैठा है ऐसे ही, पुराने से कपड़े पहने, टूटी हुई चप्पल है, ढंग से शायद नहाया भी नहीं है. आपने पूछा क्यों रे, तू क्या करता है? उसने बोला भैया बस अभी आईएएस एग्जाम क्लियर हुआ हूं, ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी अगले महीने से. बोले मैं तो बड़ी मुश्किल से टप्पे खाते खाते, पढ़ता ही नहीं था, मैं 3rd क्लास में फेल हो गया था, फिर 6th में वापस फेल हो गया, 10th में 3rd डिवीजन पास हुआ, फिर मेरे अंदर एकदम चिंगारी आई, फिर मैंने अच्छी पढ़ाई करी. अब बोलो आप क्या करोगे? आप किससे करोगे? रिटायर्ड कलेक्टर साहब से कि प्रोस्पेक्टिव कलेक्टर साहब से? रिटायर्ड और प्रोस्पेक्टिव क्योंकि उसका फ्यूचर ब्राइट है.
वो आपके काम आ सकता है, वो आपके लिए परफॉर्म कर सकता है, वैल्यू उसी की है जो आपके लिए परफॉर्म कर सकता है। बहुत मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है भाई, स्पिरिचुअलिज्म का और इमोशन का यहाँ कोई जगह नहीं है, बड़ा मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है। कोई आपके काम आ सकता है तो आप जाएंगे, दैट्स इट। अगर आपके काम नहीं आ सकता है बंदा तो आप, यहाँ लोग उठाने में भी इसलिए जाते हैं कि प्रेजेंस मार्क करने, नहीं मरा हुआ थोड़ी काम आएगा इसलिए कि वहां जाएंगे तो प्रेजेंस मार्क हो जाएगा, भाई साहब की नजर में रहेंगे, जान पहचान बढ़ेगी, आगे उनसे कुछ बिजनेस मिलेगा, कुछ काम निकलेगा। सॉरी टू से बट होता है, सही है। तो मुद्दा यहाँ ये है कि जो फ्यूचर में परफॉर्म कर सके ना, वैल्यू सिर्फ उसकी है। पास्ट में कुछ भी करा था दैट हार्डली मैटर्स, कीप इन माइंड ये फोरकास्टेड। कई बच्चे फोरकास्टेड परफॉर्मेंस को एक्सपेक्टेशन समझने की गलती कर बैठते हैं। मैं बोलूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अगले साल 40,000 करोड़ रुपए की जगह उम्मीद है कि 50,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाएगी। लोग बोलते हैं हाँ हाँ यही तो एक्सपेक्टेशन है। नहीं, रॉन्ग, गलत। ये फोरकास्टेड परफॉर्मेंस है, इसको एक्सपेक्टेशन नहीं कहते। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का प्रॉफिट और डिविडेंड डबल हो जाएगा आने वाले 3 साल में। हाँ सर मेरी यही अरे नहीं, ये एक्सपेक्टेशन नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? फोरकास्टेड परफॉर्मेंस। एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टमेंट के मामले में तो परसेंटेज पर एनम में होती है, किस में होती है? आपसे बोले तुम इस शेयर से क्या एक्सपेक्ट करते हो, तो आप ये नहीं बोलोगे डबल प्रॉफिट, आप बोलोगे 20% पर एनम। आपसे पूछें कि इस शेयर से क्या एक्सपेक्ट करते हो, तो आप क्या बोलोगे? 20% पर एनम, 10% पर एनम, 15% पर एनम, 12% पर एनम। मतलब जो भी मैं पैसा लगाऊं, मेरा पैसा इतने रिटर्न के साथ मुझे एक दिन वापस मिल जाना चाहिए। वो एक्सपेक्टेशन अक्सर ही रुपयों में नहीं होती, प्रॉफिट, डिविडेंड, ईपीएस ना। एक्सपेक्टेशन किस में होती है? परसेंटेज पर एनम। और एक्सपेक्टेशन आप अपने मन से नहीं रख सकते। सर मेरी इच्छा है कि कौन अभी आईपीएल में सबसे बढ़िया बैट्समैन कौन चल रहा है? बाबा रे, नाम भी मैंने पहली बार सुना। क्या नाम बोला? नहीं नहीं सब मत बोलो। हाँ ये आसान था हाँ आप फिर आप बोलो। जॉर्ज बटलर, ओके। अच्छा हाँ लिखा हुआ भी आ रहा है, तो वाह, जॉर्ज बटलर, ओके। तो सर मेरी इच्छा है कि जॉर्ज बटलर जो है ना वो 20 बॉल्स में 80 रन बना दे, 100 ही बना दे, 25 बॉल में सेंचुरी मार दे। सर मेरी ये इच्छा है। तो तुम कुछ भी एक्सपेक्टेशन सेट कर लो, ऐसा थोड़े होता है। अगर उसने 25 बॉल में 75 रन भी बनाया है, तुम्हें बोलना मजा ही नहीं आया ना ना ना। एक्सपेक्टेशन आप अनाप शनाप सेट नहीं कर सकते। आपकी एक्सपेक्टेशन भी क्या होनी चाहिए? रीजनेबल होना चाहिए। हेलो माइक टेस्टिंग। एक्सपेक्टेशन कैसी होनी चाहिए? रीजनेबल। और एक्सपेक्टेशन किस पर डिपेंड करती है? कल मैंने लिखा है आपको, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। किस पर डिपेंड करती है? रिस्क पे है। क्या लगता है आपको? हायर द रिस्क हायर द एक्सपेक्टेशन, और हायर द रिस्क लोअर द एक्सपेक्टेशन? हायर द रिस्क हायर द एक्सपेक्टेशन। कल मैंने एग्जांपल दिया बैंक एफडी में लोग, अच्छा बैंक एफडी का ब्याज बहुत गिर गया है, आपको पता है ना? 5-5.5% जैसे ब्याज है, एक साल की एफडी 5% ब्याज, तो बहुत ही घटिया ब्याज है, तो बहुत कम है। तो पूरे हिंदुस्तान में एफडी तो होना ही बंद हो गई होगी अब तो। कहाँ की एफडी खत्म कि कर रहे हैं लोग आज भी एफडी? बैंक चल रहा है आज भी, एफडी आ रही है उनके पास। हाँ बैंक चल रहा है। मजे की बात है कि बैंक चल रहा है, एफडी आ रही है। 5% में लोग सेटिस्फाइड ही होंगे, कोई सिर पे बंदूक रख के तो लाया नहीं होगा। एफडी में वाला आदमी 5% में खुश है। इसको शेयर बाजार में लेके आओ तो ये बोलता है मेरे को डबल चाहिए पैसा, या मुझे 20% रिटर्न चाहिए। वहां 5% नहीं चाहिए उसको। क्यों 20% क्यों चाहिए? रिस्क ज्यादा लेगा तो एक्सपेक्टेशन भी क्या होगी? ज्यादा। एक्सपेक्टेशन डिपेंड करती है रिस्क पे। अपने मन से कुछ भी अनाप शनाप एक्सपेक्टेशन रख लोगे ना तो फिर नहीं चलेगा। मैं आपको एक बात समझा दूं, लाइफ में एक्सपेक्टेशन हमेशा रीजनेबल रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे ना तो जो रीजनेबली मिल सकता होगा वो भी हाथ से चला जाएगा। और बहुत कम एक्सपेक्ट करोगे ना तो वही मिल जाएगा बस। फिर
आपसे आप आप तो बोथ ग्रुप इंटर बोथ ग्रुप फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट पास। हेलो, ऐसी इच्छा है ना आपकी? हाँ, बस इस इच्छा को बहुत स्ट्रांग करो अपने अंदर और सोचो कि ये तो मेरी इच्छा है, ये अचीव तब होगी जब मैं इतनी मेहनत भी कर लूं। तो इतनी मेहनत कर लो यार, कर सकते हो, आप पे दिमाग है, कैपेबिलिटी है, आई एम श्योर आप मेहनत करोगे। बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट इंटर, बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट फाइनल। जॉब इंटरव्यू के लिए आप गए, आपका इंटरव्यू बड़ा अच्छा गया, इंटरव्यूअर ने पूछा सैलरी क्या लोगे भैया, सैलरी की बात कर लें, कितना पैसा लोगे? आपने बोला 3 लाख रुपए साल मुझे काफी हैं। ए, ए, नहीं नहीं, सपोज आपने बोल दिया, हो गई आपसे गलती। इंटरव्यूअर ने बोला डन, लॉक इट, साइन इट, खत्म। कम मांगोगे तो वही मिल जाएगा, कम एक्सपेक्ट करोगे ना तो जो एक्सपेक्ट करोगे ना वही मिल जाएगा। सर मैं तो समहाउ धीरे धीरे करके एक एक ग्रुप पे पास हो जाऊं तो चलेगा, तो बस फिर वही मिलेगा। और बहुत ज्यादा मांगोगे ना, मतलब क्या हुआ, आपसे पूछा सैलरी क्या लोगे, आपने बोला ज्यादा नहीं, 2 करोड़ का पैकेज लूंगा और वो लेमोजीन कार चाहिए मुझे, सुबह अलग शाम को अलग, और वो शाहरुख का बंगला है ना, उसके पास वाला बंगला अपना होना चाहिए, बाकी सब सेटल है, बाकी तो मैं चला लूंगा। इंटरव्यूअर उठ के खड़ा हो जाएगा, बोले सर हम तो सोच रहे थे 10 करोड़ का पैकेज दें और एंटेलिया आपके नाम करवा दें, और सर आप कार की बात कर रहे हैं, हम हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हैं। आप उठ के खड़े हो गए, यार आर यू जोकिंग? तो इंटरव्यूअर ने बोला चालू तूने कराना। ज्यादा मांगोगे ना बेटा तो रीजनेबल भी नहीं मिलेगा। आई हैव सीन पीपल कैंपस इंटरव्यू का फॉर्म भरते हैं, एक सैलरी एक्सपेक्टेड में जैसे ही वो ज्यादा लिख देते हैं ना, इंटरव्यू कॉल ही नहीं आता है। आपने लिख दिया 15 लाख का पैकेज, कॉल ही नहीं आया इंटरव्यू का, बोले तू ठीक है रहने दे आप। कुछ लोग सिर्फ नेगोशिएबल लिख देते हैं कि हाँ ठीक है सैलरी की बात बाद में कर लेंगे, तू इंटरव्यू तो ले ले। ये एक रीजनेबल रेंज लिख देते हैं कि सामने वाला, अरे यार दो तरह की चीजें होती, किसी ने आपसे भाव, आपने किसी से भाव पूछा, आपकी रेंज के थोड़ा बाहर है तो आप नेगोशिएट करोगे, आपकी रेंज से 10 गुना बाहर है तो आप बाहर हो जाओगे, फिर आप नेगोशिएट भी करने की कोशिश नहीं करोगे। वो शार्क टैंक में भी तो देखा होगा ना आपने, अनाप शनाप वैल्यूएशन बोलते तो बोले भाई कर क्या रहा है तू निकल ले, हमको पागल समझा है तूने। और एक रीजनेबल रेंज में बंदा बोल रहा है तो बार्गेन भी हो सकता है। इफ यू एक्सपेक्ट टू मच ना, मैं इस पे टाइम इसलिए डिवोट कर रहा हूं क्योंकि ये नींव है पूरे सब्जेक्ट की। एफएम सब्जेक्ट के लिए एक बात समझ लो कि कोई टारगेट्स नहीं सेट होना कि मैंने इतने क्वेश्चन, बच्चे आते हैं मेरे पास सर मैंने 5 बार स्टडी मटेरियल लगा लिया, लैंग्वेज ऐसी होती है, 2 बार आपके नोट्स लगा लिए, मैंने कहा कहाँ लगा लिए यार। एक बार सीपीएम लगा लिया, मैंने बोला कुछ नहीं होता है, तो इसका 1/4 कर, लेकिन जो कर वो जोर का कर। कोई क्वेश्चन कितनी बार कर लिया वो तो याद हो जाता है। फिर नया नया चश्मा मुझे लगा तो डॉक्टर क्या आई चेकअप कराने के, उसने बोला पहली लाइन पढ़ो, दूसरी पढ़ो, तीसरी पढ़ो, तो मैंने बोला सर वो दिख तो नहीं रही है ये नीचे वाली लाइन, पर पिछली बार देखा था याद हो गई है मुझे। तो यार वो याद हो गई है, और मैंने अच्छा हुआ उनको क्लेरिफाई कर दिया क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था ना तब, मेरे को तो याद हो गई, थोड़ा जोर डाल के देख लिया, हाँ ये बोल देता हूँ क्वेश्चन, देखा क्या मेरा नुकसान हो जाता। अक्सर ही न्यूमेरिकल्स में बच्चों को लगता है कि उनको समझ में आ गया, जबकि वो याद करके बैठे होते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो मैं इस तरह से सॉल्व कर दूंगा, फिर वो लोग नई सिचुएशन फेस नहीं कर पाते। आपको क्वेश्चन का 360 डिग्री एनालिसिस करना चाहिए कि सर ने यही स्टेप क्यों बताई, चलो मैं कुछ और करके देखूं। कुछ और करके देखने में धमाका नहीं होगा, मरोगे नहीं, थोड़ा सा टाइम बिगड़ेगा एट द मोस्ट। या फिर आप देखो कि इस क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा होने की जगह वैसा लिखा होता तो क्या होता, ये नंबर 35% की जगह 80% होता तो क्या होता, तो क्या होता।
व्हाट इफ, अगर दिमाग में आप क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों में व्हाट इफ डाल लो ना, तो ये व्हाट इफ एनालिसिस आपको बहुत डेप्थ में ले जाएगा। एंड बिलीव मी, यहां नहीं, लाइफ लॉन्ग काम में आएगा। और यहां कचरा पढ़ लिया आपने तो लाइफ लॉन्ग भुगतोगे उसको, आप उस कचरे को। टाइम लग जाए, मैं एक अजीब सी बात कह रहा हूं आपको, अटेम्प्ट लग जाए चलेगा, कमजोर कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ गए नहीं चलेगा, फिर आप एक मीडियोकर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, जस्ट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बट अगर आपने डेप्थ पकड़ ली एक भी सब्जेक्ट की जो आपको पसंद आए, ग्रिप आ गई आपके पास उसकी जबरदस्त, या एनालिटिकल स्किल आपने डेवलप कर ली, वही काम में आएगा आगे जाके। एफएम में इस बात का ख्याल रहे। होमवर्क में चेक करवा भी लूंगा, आप दूसरे का छाप लाओगे, या जैसा क्लास वर्क में क्वेश्चन कराया है, इसमें ऐसा कॉलम था, इसमें भी ऐसा बना लो, इसमें मल्टीप्लाई करा था, इसमें मल्टीप्लाई कर लो, इसमें ऐड करा था, इसमें भी ऐड कर लो, हो जाएगा। फिर वो बच्चे आके पता है क्या कंप्लेंट करते हैं, सर जो आप क्वेश्चन देते ना या समझा देते हैं वो तो हो जाते हैं, पर हम खुद पढ़ते हैं तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। ये प्रॉब्लम है, ध्यान रखना है इस बात को। डेप्थ थोड़ी एक्सप्लोर करो। बहुत कम मांगोगे तो जो मांगोगे वही मिल जाएगा, बहुत ज्यादा मांगोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा सड़क पे एकदम। तो रीजनेबल एक्सपेक्ट करो, और वो रीजनेबलनेस किस पे डिपेंड करती है, रिस्क पे। रिस्क ज्यादा तो एक्सपेक्टेशन ज्यादा। ओके, सो वैल्यू बढ़ाने के दो तरीके हैं। नंबर 1, परफॉर्मेंस अच्छी कर लो अपनी। नंबर 2, अपनी रिस्क कम कर लो, जिससे लोगों की एक्सपेक्टेशन कम हो जाए, तो ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। वैल्यू बढ़ाने के दो नुस्खे, परफॉर्मेंस बढ़ाओ, एक्सपेक्टेशन कम करो। घर वालों की नजरों में वैल्यू बढ़ाना है, बोथ ग्रुप, फर्स्ट अटेम्प्ट, सी एंटर, ऑल इंडिया रैंक, वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी। राइट सर, ये तो थोड़ा मुश्किल नहीं है इस तरह से वैल्यू बढ़ाना? तो चलो आसान उपाय बताता हूं। फिर एग्जाम हो जाए ना जैसे ही लास्ट पेपर, तो सीधे घर मत जाओ, पहले किसी दुकान पर रुको, एक विक्स खरीदो। विक्स 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 की गोली नहीं, विक्स जेल, आंख में लगा लो, नाक में लगाने की जगह, उससे आंसू आएंगे बस। मम्मी बोले क्या हुआ, मेरी लाडले को, लाडली पेपर बहुत बिगड़ गया, मैं जा रहा हूं छत पे, हाई राइज बिल्डिंग है अरे बाप रे, फिर क्या? बोले नहीं बेटा, ये तो सब होता रहता है, कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करना। नहीं मेरी तो अब इच्छा ही नहीं। कोई बात नहीं बेटा, तेरे पापा तेरे को बिजनेस करवा देंगे, उनके पास बहुत पैसा है, मुझे पता है ऐसे रो दो सब जगह, दोस्तों में, अरे बहुत बिगड़ गया, अरे मैं तो किराने की दुकान खोलूंगा, सब जगह रो दो, अच्छा जोर जोर से। अच्छा रहोगे, सबकी एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगी, कम। फिर अगर आप बहुत ग्रुप फर्स्ट टाइम पास हो गए, ये एक ग्रुप भी पास हो गए, तो लोग बोलेंगे वाह 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 वाह, व्हाट अ परफॉर्मेंस, वेरी नाइस। समझ गए ना? कभी कभी फॉर्मूला उल्टा पड़ जाता, पापा मैं फेल हो जाऊंगा, पापा ने दिया एक थप्पड़, पढ़ाई बंद, दुकान पे बैठ जाओ, चलो। हर जगह तो नहीं चलता है, बट देयर आर पीपल जो ये फार्मूला यूज करते हैं, रोते रहते हैं। ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे सबसे ज्यादा रोते हैं, मेरी तो पढ़ाई नहीं हो रही है, मेरे को कुछ भी नहीं याद है, अब मैं क्या करूं, मैं तो फेल हो जाऊंगा। तो दोस्त तंग आके बोलते हैं तथास्तु, आमीन, गया ले बेटा अब तो तो भाई साहब, एक्सपेक्टेशन और परफॉर्मेंस का खेल है पूरा, पूरी दुनिया में सारी दुनिया इसी के ऊपर लगी हुई है, और सबका एक ही फॉर्मूला है, वो क्या है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। एफएम का यही ऑब्जेक्टिव है, इसको ख्याल रखें, सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आएगा। बाकी सब थ्योरी है, तो हम इस थोड़ी थ्योरी को स्किप करते हैं और पहले न्यूमेरिकल चैप्टर पे लैंड कर देते हैं हम। बारह सौ करोड़ आइसक्रीम सेकेंड ग्रुप में एफएम को मिला के
कितने मार्क का प्रैक्टिकली मैंने गिना नहीं, श्रुति दीपक सर से पूछना। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये सीए इंटरमीडिएट में नहीं है, ये सीए फाउंडेशन में। तो कोई बात नहीं, हम फिर भी इसको पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा रिव्यू हो जाएगा क्योंकि काम आने वाला है। लिखो अपनी कॉपी में नए पेज पर, हाँ नए पेज पर टाइटल, ये शेडेड टेक्स्ट देख रहे हो ना, बस यही लिखना है आपको। टाइटल लिखना है टाइम वैल्यू ऑफ मनी और उसके नीचे लिखना है अ रुपी टुडे इज मोर वैल्यूएबल देन अ रुपी अ ईयर हेंस। A rupee today is more valuable than a rupee a year hence. आज के 1 रुपए की कीमत 1 साल बाद वाले 1 रुपए से ज्यादा है। मैंने आपको, आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मैंने बोला यार कि मुझे, या मैंने आपको बोला कि मुझे, आप कूलर मैन्युफैक्चर करते हैं, मैंने बोला मुझे कूलर खरीदना है आपसे, वाटर कूलर। तो आपने मुझे एक छोटा सा वाटर कूलर चाहिए था, आपने सप्लाई करा, आपने बोला 5,000 रुपये दे दो। मैंने बोला या तो अभी ले लो 5,000 या 1 साल बाद ले लेना, क्या ही फर्क पड़ेगा, क्या पसंद करोगे आज या 1 साल बाद? अभी के अभी पैसा लेना पसंद करोगे। पता है क्यों? क्योंकि पैसा अगर आपको आज मिल गया तो आप भले आपको पैसों की, अच्छा सुनो, आपको पैसों की जरूरत भी नहीं है आज, आपको आज इन 5,000 रुपयों की कोई जरूरत भी नहीं है, पर मिल गया तो एटलीस्ट आप उसको ब्याज पे चढ़ा दोगे, आई मीन इन्वेस्ट कर दोगे कहीं पर। और मान लो आपका इन्वेस्टमेंट आपको 10% रिटर्न दे दे अगर, तो ये 5,000 रुपया कितना बन जाएगा? 5,500, राइट? पता है आप पैसा आज क्यों लेना चाहते हो? क्योंकि आपने आज पैसा ले लिया तो आप उसको ब्याज पे चला दोगे, तो यही 5,000 क्या बन जाएगा? 5,500। सपोज 10% इंटरेस्ट, तो मैं बोलूंगा यार 1 साल बाद लेना, क्या ही फर्क पड़ रहा है? आप भी बोलोगे हाँ सर क्या ही फर्क पड़ता है, 5,500 दे देना 1 साल बाद। मैं बोलूँ ना 1 साल बाद में 5,000 दूंगा, तो आप बोल रहे हो 1 साल बाद वाला 5,000 उतना वैल्यूएबल नहीं है जितना वैल्यूएबल आज का 5,000 रुपया है। समझे आप इस बात को? मैंने बोला क्यों भाई, ऐसा क्यों? आपने बोला सर अगर मुझे पैसा मिल गया तो मैं उसको ब्याज पे चला दूंगा, तो इसलिए आज के रुपए की कीमत ज्यादा है। मेरा अच्छा, सूदखोर कहीं के, सूदखोर, सूद मतलब ब्याज। मैंने बोला कि तुम तो बहुत ही लालची इंसान हो यार, ब्याज खाओगे, बहुत बुरी बात है। पता है मुस्लिम और बोहरा कम्युनिटी जो फॉलो करती है शरिया, वहां लिखा है, उसमें बोलते हैं, उसमें वो बोलते हैं 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं उसको, चीजों को, हलाल वर्सेस हराम। हलाल मीन्स वॉट एवर इज अलाउड एज पर रिलीजन, एंड हराम मीन्स वॉट एवर इज डिसअलाउड एज पर द रिलीजन। तो बोलते हैं रीबा हराम है, रीबा मतलब ब्याज। बोहरा कम्युनिटी इसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो भी करती, वो पैसे ब्याज पर नहीं चढ़ाती। उनके पास सरप्लस मनी हो तो वो दुकान खरीद लेंगे, बिजनेस में लगा देंगे, दुकान रेंट पे दे देंगे, बिजनेस से प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन वो उस पैसे को ब्याज पे नहीं चलाते हैं, क्योंकि ब्याज लेना हराम माना गया, बुरी बात मानी गई, मीन टू से। तो यार तुम तो बड़े यार सूदखोर टाइप के निकले यार, लालची कहीं के,
छी, ब्याज क्यों चाहिए तुमको? तुम मुझे लोन दोगे तो क्या मेरे से ब्याज लोगे? मुझे मुझे लोन दोगे तो ब्याज लोगे? हाँ कर दी यार इन्होंने, सारे आम बेइज्जती हो गई ये तो। अच्छा क्यों भाई, क्यों ब्याज क्यों लोगे? कोई गिव मी वन गुड रीजन। क्योंकि आप उससे तुम कितने जल कुकड़े हो यार, बोल रहे हो क्योंकि आप उससे आगे पैसे कमाओगे तो हमको चाहिए। सपोज मैं ना कमाऊं पैसे, हाँ चलो ठीक है, गुड रीजन कि सर आप भी तो कमाओगे, हमको आंखों में अटक रहा है आपका कमाया हुआ, तो ठीक है मैं नहीं कमाऊंगा, आई विल कीप द मनी आइडल। अब तो नहीं लोगे ना ब्याज? अगर हम उसको कहीं और लगाते तो वहां भी तो कमाते, तो फिर वहां क्यों कमाना चाहते हो? क्वेश्चन तो वहीं रह गया। हम किसी और को ब्याज पे देते तो वो भी ब्याज देता, पर तुमको ब्याज चाहिए तो चाहिए क्यों भैया? हाँ वैदिक ने जवाब दिया, संदीप ने, पलाश ने, श्रुति ने, और बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं। आप लोग भी दीजिए ना। हाथ उठाए, आप बोलो। बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। हाँ कई बच्चों ने बोला ये, आप में से भी, इधर भी। वन ऑफ द रीजंस यू आस्क फॉर इंटरेस्ट इज इन्फ्लेशन। क्योंकि यार आपने 5,000 रुपए मुझे दिए, या जो भी 50,000 रुपए आपने मुझे दिए, इस 50,000 से आज आप एक मोबाइल फोन खरीदने वाले थे, लेकिन आपने मुझे 1 साल के लिए पैसा दे दिया उधार। अब आप फोन अगले साल खरीदने गए, तब तक फोन 3% भाव बढ़ गया, अब वो फोन 50,000 का नहीं आता है, अब वो 51,500 का आता है। जब आप किसी को अपना पैसा दे देते हो कुछ समय के लिए, जब आपका पैसा वापस आता है तो उस पैसे में वो परचेसिंग पावर नहीं बचती जो पहले थी। लोग इंटरेस्ट इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि वो पापी हैं या वो लालची हैं। लोग इंटरेस्ट इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको इन्फ्लेशन से भी तो फाइट करना है। दिस इज वन रीजन। तो मॉरल ऑफ दिस स्टोरी, सपोज इन्फ्लेशन, अभी तो इंडिया में इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से, हर चीज महंगी है। तो अगर इन्फ्लेशन ना हो इंडिया में तब तो ब्याज नहीं लोगे ना बेटा? चलो हाँ बोलो। If the rate of inflation becomes 0% in India, you will charge 0% interest. Come on, say yes. अब क्यों ब्याज चाहिए? पैसे की वैल्यू वही तो इन्फ्लेशन है बेटा। अपॉर्चुनिटी लॉस तो हम पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं। भयंकर बात कह दी बच्ची ने, रिस्क है। कहने का मतलब आप लोग क्या कह रहे हो कि तरुण देख, तेरे को पैसे दिए तो तू शक्ल से ही बदमाश लगता है, तू हमारे पैसे खा जाएगा। यस सर, समर्थन भी हो रहा है। तू साले हमारे पैसे खा जाएगा तो फिर मत दो ना मुझे पैसे। अरे सर नहीं ना, हम सोच रहे हैं आपको दे देते हैं। जब आप पैसे देते हो तो आपको ये डर लगा रहता है कि सामने वाला कहीं मेरे पैसे खा न जाए, डिफॉल्ट ना कर दे। तो रिस्क लेने के लिए आप क्या मांगते हो? रिस्क प्रीमियम। क्या मांगते हो? रिस्क प्रीमियम। तो सपोज आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड खरीद लिया। किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड कभी डिफॉल्ट नहीं होते, नेवर एवर, हो ही नहीं सकते, चाहे जो हो जाए, क्योंकि उन्होंने आपको प्रॉमिस करा है कि 10,000 रुपए का बॉन्ड है, आपको 10,000 रुपए प्रिंसिपल लौटाएंगे। उनके पास पैसे नहीं होंगे तो वो छाप के दे देंगे। हाँ वो टैक्सेस बढ़ा देंगे, वो टैक्सेस का इंप्लीमेंटेशन स्ट्रिक्ट कर देंगे, वो पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगा देंगे, कहीं ना कहीं टैक्स लगा के वसूल करके दे देंगे। गवर्नमेंट बॉन्ड रिस्क फ्री होते हैं क्योंकि उनमें डिफॉल्ट होने का कोई चांस ही नहीं। तो अब मान लो इन्फ्लेशन 0% है और आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड में पैसा लगा रहे हो, तो ना तो इन्फ्लेशन है ना तो रिस्क है। अब तो सूद खोरो मना कर दो कि ब्याज नहीं लेंगे। अब लोगे ब्याज? यस और नो? जोर से यस आ रही है। क्यों भैया? अब तो तुम लालची हो यार, पक्के लालची लोग। बोलो क्यों लोगे ब्याज? लालची हैं इसलिए। हाँ ये कारण था, अलग ही मजा है ब्याज का। हाँ तो यही लालची तो कहते हैं उसको, क्या कहते हैं?
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी, वो तो हम रिजेक्ट कर चुके हैं, वो लालची लोगों की थ्योरी है। पैसे से पैसा कमाने के लिए, उसको भी लालच कहते हैं। हम आपसे इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो आप हमसे फीस मत लेना। अरे मैं मेरी बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं। हमारे पैसे का यूज करके कुछ तो पैसा कमाओगे आप, ये देखो ना, फिर यही लालच है यार। तुमको मेरी कमाई पे नजर है, अपना सोच। मैं बताता हूँ आप क्यों ब्याज लोगे, एक्चुअली लोगे। आपका जवाब तो सही है पर आपको कारण नहीं मालूम है। पैसे कोई भी इंसान इसलिए कमाता है कि वो उसको कंज्यूम करे, वो उसकी फैमिली उसको क्या करे, कंज्यूम, या वो जिसको चाहे वो लोग इस पैसे को कंज्यूम करें। अब जैसे ही आपके पास पैसे इकट्ठे हुए, मैं आ गया, हमने बोला अरे क्या करोगे ये पैसे, मुझे दो, मुझे बिजनेस में जरूरत है। अरे सर मैं नया फोन खरीदता, मैं टू व्हीलर खरीदता, मैं कार खरीदता, मैं बस में आते जाते काफी परेशान हो गया हूँ, मुझे टू व्हीलर लेनी है। अरे मैंने बोला क्या लाख रुपए की टू व्हीलर ले रहे हो, बाद में लेना, मुझे दे दो, अगले साल ले लेना, बस में कम्यूट करते रहो, आते जाते रहो बस में। अब आपने क्या करा, मेरे लिए अपने कंजम्पशन को सेक्रीफाइस कर दिया, एक साल के लिए सेक्रीफाइस कर दिया कि अगले साल टू व्हीलर खरीदूंगा, तब बस से छुटकारा मिलेगा मुझे। हेलो, सुन रहे हैं आप मेरी बात? जब आप मेरे लिए कुछ सेक्रीफाइस करोगे तो बदले में मुझसे भी कुछ तो एक्सपेक्ट करोगे, मैं भी आपको बदले में दूंगा। थैंक यू ना सर, ऐसा ना हो पाएगा। आप तो एक काम करो, हमको बदले में दे दो इंटरेस्ट। तो सबसे प्राइमरी रीजन कि लोग क्यों इंटरेस्ट चार्ज करते हैं इज द कंपनसेशन फॉर डेफरमेंट ऑफ कंजम्पशन। दूसरा कारण है इन्फ्लेशन। तीसरा कारण है रिस्क, जिसकी वजह से लोग इंटरेस्ट डिमांड करते हैं। इंटरेस्ट रेट कंप्राइजेस कंपनसेशन फॉर डेफरमेंट ऑफ कंजम्पशन, इन्फ्लेशन एंड रिस्क प्रीमियम। छपा है पर आप लिखो ये चार्ट। नहीं आदित्य, वो अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं है, वो सेक्रीफाइस है। दोनों अलग अलग बातें हैं। मैंने इंटरेस्ट बोला है, इंटरेस्ट मतलब एनी रेट ऑफ रिटर्न। दुनिया में किसी भी इन्वेस्टमेंट से कुछ भी रिटर्न आप एक्सपेक्ट करते हैं, उसकी यही तीन वजह होती है, कंपनसेशन फॉर डेफरमेंट ऑफ कंजम्पशन, इन्फ्लेशन और रिस्क प्रीमियम। इन तीनों का टोटल लगा लो तो आपकी डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आ जाती है। एक्सपेक्टेशन मैंने कहा था ना रीजनेबल रखनी चाहिए, तो एक्सपेक्टेशन रीजनेबल कैलकुलेट कैसे करूं, यहां से, ये बेसिक है, इसकी बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि रीजनेबल एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए। इन्हीं चीजों से मिलके बनाए इंटरेस्ट रेट, और इंटरेस्ट रेट की वजह से ही होती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर इंटरेस्ट रेट जीरो हो जाए तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट खत्म, फिर उसकी जरूरत ही नहीं है। अ रुपी टुडे इज एज वैल्यूएबल एज अ रुपी आफ्टर 1 ईयर इफ इंटरेस्ट रेट इज जीरो। इसको थोड़ा सा हम
कुछ अलग तरह से लिख करके देखें। ये देखो, व्हाट डिड आई डू, मैंने 5000 कॉमन ले लिया। स्कूल में ये वाला मैथ तो पढ़ा होगा ना, कॉमन नंबर यू कैन टेक इट आउट। तो ब्रैकेट में बच गया 1 प्लस 10%। सुनो, 10% का मतलब होता है 10/100। सेंट मतलब 100, so it's 10 divided by 100, that is 0.10, right? फिर मान लो फर्स्ट ईयर एंड पे भी मैंने आपका पैसा वापस नहीं करा। मैंने बोला यार और 1 साल रुक जा, जल्दी क्या है। अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस यहीं पे आ जाता है। सिंपल इंटरेस्ट में बोलूंगा पहले साल का ब्याज 500, दूसरे साल का ब्याज भी 500, दैट सिंपल इंटरेस्ट। आप बोलोगे सर आपने ब्याज हमको चुकाया किधर, तो अब तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस हो गया 5500। In the second year, you will charge interest not only on principal but also on the accrued interest which is not yet paid. So interest on interest is also there, which is called compound interest, चक्रवृद्धि ब्याज जिसको कहा जाता है। अब इसमें से भी मैं 5500 कॉमन ले लेता हूं। तो जैसे ही मैं, सुनो एक स्टेप और बीच में बढ़ा देता हूं। अगर मैं 5500 कॉमन ले लू ना यहां पे, तो दिस विल बी 5500 into 1.10 is equal to 6050। कैन यू सी दिस? समझ में आ गई ये वाली बात? अब ये जो 5500 है ना, this 5500 itself is equal to this, what do you say? ये जो 5500 खुद है, ये 5500 किसके बराबर है? 5000 इंटू 1.10। तो मैं इस 5500 को रिप्लेस कर देता हूं। तो ये देखो मैंने इसको यहां पे रिप्लेस कर दिया 5000 इंटू 1.10, फिर से इंटू 1.10। तो ये हो गया 5000 इंटू 1.10 रेस्ट टू द पावर 2 इज इक्वल टू 6050। इज दैट क्लियर? तो इसको मैं एक फॉर्मूला का शेप दे दूंगा। आप समझो, अगर इनिशियल अमाउंट 5000 की जगह 10,000 होता तो 10,000 रख देते यार। होता तो क्या मतलब, होता तो होता ही ना, फिर क्या है। इनिशियल अमाउंट अगर 5000 की जगह 10,000 रुपए होता तो हम यहाँ 5 की जगह क्या रख देते? 10। जस्ट अ मिनट, इसको मैं कहता कि ये है 10,000, और 15,000 होता तो मैं यहाँ क्या रख देता? 15,000। और ये अमाउंट पीवी होता तो मैं क्या रख देता? पीवी। पीवी स्टैंड्स फॉर प्रेजेंट वैल्यू। तो ये जो अमाउंट निकल रहा है ये 2 साल बाद का निकल रहा है। 2 साल बाद मतलब फ्यूचर। सो दिस इज एक्चुअली फ्यूचर वैल्यू। अगर ये इंटरेस्ट रेट 9% होता तो मैं 0.09 रख देता, 12 होता तो 0.12 रख देता, और अगर ये R% होता तो मैं क्या रख देता? 1 प्लस R। ये जो स्मॉल r है ना, कैपिटल R मतलब परसेंट में और स्मॉल r मतलब पॉइंट्स में। ये 2 की जगह 5 साल होते हैं तो मैं क्या रख देता? 5। और अगर ये n ईयर्स हैं तो मैं क्या रख दूंगा? n। लो जी, ये बन गया कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस R टू द पावर n। सिंगल अमाउंट। अच्छा, इसमें 4 वेरिएबल हैं, FV, PV, R और N। कोई भी 3 पता हो तो चौथा आसानी से कैलकुलेट हो सकता है। There are 4 variables, FV, PV, R and N. If you know any 3 of these 4, then as a balancing figure you can calculate 4th one.
गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। नोट करना चाह रहे हो कर लो। आपको बताया गया होगा कि इस कंपाउंडिंग में बहुत ताकत होती है। इसको 2 साल को अगर 40 साल कर दो ना, तो ये अमाउंट एक्सपोनेंशियली ग्रो हो जाएगा। लीनियर ग्रोथ नहीं आएगी, ऐसे 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 नहीं बढ़ेगा, ये ऐसे बढ़ना लग जाएगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग मतलब जितना लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे ना, उतना आपका वेल्थ तेजी से बढ़ेगा। तो एज सुन एज यू बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, रियल लाइफ लेसन क्या आता है उससे? अक्सर ही क्या होता है, हम पढ़ाई करते हैं उसको अलग रखते हैं और लाइफ को अलग रखते हैं, जबकि अप्लाई करना चाहिए। आप क्या एज है आपकी? अराउंड 18 19 के बीच चल रहे हो। कंप्लीटेड 18, नॉट येट कंप्लीटेड 19, राइट? ऐसे कितने हैं? हाथ उठाओ। 18 और 19 के बीच चल रहे हैं जो अभी। ओके, मेजॉरिटी। ऑनलाइन में 15 ही हाथ उठे, बाकी क्या 25 के हो गए? ओ भाई ऑनलाइन वालों, 18 19 के बीच वालों हाथ उठा दो, कम ऑन, हरी आप। अच्छा तो ठीक है, वेरी नाइस। चेक करें यार, ऑनलाइन वाले सो तो नहीं गए कहीं? ठीक है। नॉट येट कंप्लीटेड 18 भी हैं, और 16 को ही 20 का हुआ। हाँ, बहुत बढ़िया, बधाई हो। तो अब मेरा ये कहना है कि आप मान लो आज 18 हो, तो कोई 22 और 23 की एज के बीच में आप बन जाओगे चार्टर्ड अकाउंटेंट। वहीं पे आप पैसे कमाना शुरू कर दोगे। तो शुरू शुरू में पैसे बहुत कमाओगे आप, जबकि खर्चे नहीं होंगे। शुरुआत में आप अकेले के क्या ही खर्चे। तो सर आपको कैसे मालूम हम अकेले हैं? तुम अकेले हो तो ही सीए बन पाओगे, ये इसलिए बेसिक असम्पशन था, है ना? तो अब नहीं, इसमें अवेयर लगा तो सब्जेक्ट ही खत्म हो जाएगा यार। तो क्या होगा, सेविंग होगी। तो ठीक है, खर्चा भी करना है, आई एम नॉट सेइंग खर्चा नहीं करना है भाई। 75% सैलरी खर्च कर दो चलो, बट 25% तो बचेगी, उसको इमीडिएटली क्या कर देने का, इन्वेस्ट, हर महीने के महीने। 22 की एज से ही अगर आपने सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया, तो 40-45 की एज तक आते हुए आपका कॉर्पस, आपका पोर्टफोलियो अच्छा खासा बड़ा हो जाए। सो दैट एक्चुअली हेल्प्स। आपका कभी मन हो जाए कि बस बहुत हो गया काम, क्या जिंदगी भर में काम ही करता रहूंगा, आई विल टेक एन अर्ली रिटायरमेंट एंड आई विल एंजॉय लाइफ, तो पैसा होना चाहिए ना उसके लिए। तो सूनर यू स्टार्ट सेविंग ना, तो आपके पास ज्यादा बड़ा पैसा इकट्ठा होगा। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, जितनी जल्दी सेव करोगे उतना बड़ा अमाउंट आपके पास हो। चलो रियल लाइफ लेसन को छोड़ें और वापस अपन आ जाएं अपने मुद्दे पर। फॉर्मूलाज देखो आप, छपे हुए हैं, इसको अभी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान दो। फ्यूचर वैल्यू का क्या फॉर्मूला है? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+r रेस्ट टू द पावर n। सर तीर्थ करूंगा सीए बनने के बाद, तो तीर्थ यात्रा ही जाना, तो सीए कर क्यों रहा है? बीकॉम कर ले। आज हो गई यार, बेचारे को बचपन में बुढ़ापा आ गया बच्चे। आयुष गुप्ता, बेटा तीर्थ यात्रा तो मामा जी फ्री में करा रहे हैं, कल ही गई है ट्रेन, ये कहाँ सीए वीए कर रहा है यार।
चलो इसी फॉर्मूला को पलट दें तो ये फॉर्मूला बन गया प्रेजेंट वैल्यू। डू यू अग्री विद दिस फॉर्मूला? कुछ नहीं करा यार, इधर लेफ्ट राइट हो गया है थोड़ा सा। अच्छा चलो, ये तो फॉर्मूला से आप अग्री कर गए। व्हाट अबाउट दिस? इज दिस करेक्ट? ये जो एस्ट्रिक साइन है ये मल्टीप्लिकेशन को इंडिकेट कर रहा है। ये सही है क्या फॉर्मूला? सर डिवाइड करने की जगह मल्टीप्लाई कर रहे हो, उन्हें फिर पूछ रहे हो सही है। कहां सही है? सही है। मल्टीप्लाई किससे करा है? 1/1 + r टू द पावर n से, दैट इज इफेक्टिवली डिवाइड किया है। अब इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर मैं यहां पीवी यानी कि प्रेजेंट वैल्यू कितनी रख दूं? 1 रुपए। कितनी रख दूं? 1। तो 1 रुपए से मल्टीप्लाई करना इज लाइक मल्टीप्लाइंग बाय नथिंग। सिमिलरली यहां फ्यूचर वैल्यू अगर मैं 1 रुपए रख दूं तो देखो प्रेजेंट वैल्यू 1 रुपए रखने से जो फॉर्मूला बन जाता है और फ्यूचर वैल्यू 1 रुपए से जो रखने से फॉर्मूला बन जाता है ना, वो यहीं नीचे ही दे रखा है मैंने। फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, इट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1 रुपी। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी। Future value of 1 rupee is named as future value factor. Present value of 1 rupee is named as present value factor. Future value factor will always be more than 1. Do you agree कि less than 1 नहीं more than 1 होगा? हाँ, क्योंकि ये 1 + r है तो r कुछ तो हो गई ना। नहीं सर 0, अरे 0 हो तो फिर फालतू बात हो जाएगी। 1 + r है तो ये 1 से बड़ा ही आएगा। और इट इज ऑलवेज लेस देन 1, तो क्या ये लेस देन 1 होगा? डू यू अग्री? दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 1 + r है, तो 1 + r बड़ा होगा 1 से, तो ऑटोमेटिकली जो आंसर है वो छोटा आएगा। इट इज ऑल्सो नेम्ड एज कंपाउंडिंग फैक्टर। पता है इसको कंपाउंडिंग फैक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको जब भी किसी अमाउंट में मल्टीप्लाई करो तो वो अमाउंट बड़ा हो जाता है, कंपाउंड हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग फैक्टर। देखो ना इस फॉर्मूला को ध्यान से देखो, अब मैं जो रीड कर रहा हूं उसको सुनना। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय कंपाउंडिंग फैक्टर। सर एक बार फिर, फ्यूचर वैल्यू is equal to present value multiplied by compounding factor. Am I correct? ये तो है, future value is equal to present value into this. What is this? Compounding factor. ये अमाउंट जैसे ही प्रेजेंट वैल्यू में मल्टीप्लाई होगा, प्रेजेंट वैल्यू जो आंसर आएगा वो पीवी से बड़ा आएगा या छोटा? बड़ा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कंपाउंडिंग फैक्टर। और इसलिए इस वाले को क्या कहते हैं? डिस्काउंटिंग फैक्टर। क्योंकि जहां मल्टीप्लाई होता है उस अमाउंट को क्या कर देता है? छोटा, कम कर देता है। कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग। इंस्टीट्यूट ये फैक्टर पेपर में पब्लिश करके देता है। वो समझते हैं कि आपको ये कैलकुलेट करते आता ही नहीं होगा, जबकि ये सबसे आसान चीज है। और बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें जो आपको नहीं आती उसके बारे में मान लेते कि ये तो आपको आती ही होगी। चलो एक क्वेश्चन हो जाए, हो जाए? ठीक है जी, हो जाए फिर। देखो मुझे कोई जल्दी नहीं है, कोई रेस हम नहीं लगा रहे हैं कि कौन सबसे फास्ट आंसर देता है, बिल्कुल भी नहीं। हम चाहते हैं कि कौन सबसे अच्छा समझने की कोशिश करता है बात को। नहीं चाहिए आंसर, चाहिए ही नहीं मुझे, इसलिए डिक्लेरेशन दे दिया कि I don't want fast calculation in this chapter, time value. Find out future value of rupees 10,000 at the rate of 15% per annum after 4 years. Thought process रखो ना यार। सर 1 साल का 15% मतलब 1,500। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो 1,500 4 बार तो कितना होता? 6,000। तो 10,000 + 6,000 कितना होगा? 16,000। अरे 1 साल का 15 तो 4 साल का 60। तो 10,000 should become 16,000 if it is simple interest.
तो पूछा ही नहीं आप जबरदस्ती। हाँ तो यही तो, जो नहीं पूछा है वही तो कर करके देखने को। और क्या बोला मैंने आज आपको? एनालिटिकल होना, 360 डिग्री क्यूरियस होना। एफएम पढ़ने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो आईक्यू नहीं है, वो क्यूरियोसिटी है। जब आप छोटे थे ना, बहुत क्यूरियस थे, खिलौना खेलने को देते आप खोल के देखते थे कि तोड़ के देखूं है क्या ये। यू शुड बी क्यूरियस। आप अच्छे फाइनेंस मैनेजर तभी बन सकते हो जब आपके दिमाग में 50 तरह के सवाल आते हो कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। एक बात तय है कि हमारा आंसर 16,000 से ज्यादा आएगा। व्हाट डू यू से? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में 16 है, तो ब्याज पे ब्याज चढ़ा के तो 16 से ज्यादा ही आना चाहिए। इस तरह से हम इक्वेशन सेट कर लेंगे। ये कैलकुलेटर की स्ट्रोक्स हैं, लिख लो चाहो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। पहले पावर 4 सॉल्व करेंगे। 1.15 इंटू ये 1.15 जो आपने टाइप करा ना बेटा, ये अपने आप में पावर 1 है कि पावर 0 है? आर यू श्योर? हाँ, ये अपने आप में क्या है? पावर 1 है। तो मैं जैसे ही इनटू प्रेस करके इक्वल टू प्रेस करता हूं तो कैलकुलेटर बोलता है बावरे 1.15 इंटू क्या, ये तो बता। अरे यार सुनो एक मिनट, कैलकुलेटर ऑन करो, हम जरा केवाईसी कर लें। नो योर कैलकुलेटर। नो योर कस्टमर तो ठीक है, वो बैंक करते हैं, हम करते हैं नो योर कैलकुलेटर। तो टाइप करो 2, तो आप कैलकुलेटर को बोल रहे हो सुन 2, कैलकुलेटर ने बोला यस सर, जी मालिक। फिर आपने टाइप करा मल्टीप्लाई बाय, आपने कैलकुलेटर को बोला सुन अब जो मैं अगला नंबर बताऊंगा ना उसको इस 2 में कर देना मल्टीप्लाई, कैलकुलेटर ने बोला जी मालिक। 3 इक्वल टू, कैलकुलेटर ने फटाक से बोल दिया कि दिस इज 6। उसको सारे टेबल आते हैं। ऑन करो कैलकुलेटर। 2 इंटू इक्वल टू, कैलकुलेटर ने बोला मूर्ख 2 इंटू क्या करना है वो तो बता दे पागल बावरे। हेलो, मल्टीप्लाई क्या करना है बताइए मालिक। मालिक पागल है, अपन 2 में वापस क्या करो 2 ही मल्टीप्लाई कर दो। समझ गए आप? 2 इंटू के बाद जैसे आप इक्वल टू प्रेस करते हो, कैलकुलेटर का चिप डिजाइन अज्यूम कर लेता है कि आप 2 में 2 को ही मल्टीप्लाई करना चाहते हो। जैसे ही आप पहला इक्वल टू प्रेस करते हो ना तो पावर क्या हो जाती है 2, फिर अगला इक्वल टू में पावर 3, फिर अगले इक्वल टू में पावर 4। तो 1 रुपए जो है 1 रुपए 60 पैसे नहीं बनते, वो क्या बन जाते हैं 1.749 बन जाते हैं। लाइफ में अपने बेसिक्स पे जब ध्यान दोगे ना बहुत तरक्की करोगे। कहानी सुनाई थी ना मैंने आपको एक बार, कौन सी? हाँ ये तो पूछो कि मैंने स्विमिंग कैसे सीखी, एक बार कहानी सुनाई थी ना आपको, नहीं सिखाई? सर टाइम पास हो जाएगा, सुना दो यार। नहीं, लाइफ में बेसिक सीखने का ना बहुत इंपॉर्टेंस। तो आई वॉज फ्रॉम अ स्मॉल टाउन जहां स्विमिंग पूल दोज डेज वॉज नॉट द कंसेप्ट। तो मेरे दोस्त ले गए, बोले यार चलो अपन कुएं में चलते हैं, स्टेपवेल बावड़ी। चलो, बोले तेरे को भी सिखा देंगे। ले गए, रस्सी बांधी कमर में, धक्का दे दिया। ऐसे ही सीखते थे पहले। फिर मुंह में नाक में पानी भर गया, समहाउ जान बचाने के लिए हाथ पैर चलाए तो किनारे पे आ गए। 3 दिन में स्विमिंग आ गई, बट वो बड़ी अधकचरी सी आई, अच्छी नहीं आई वो, मतलब बहुत स्ट्रगल के साथ स्विम कर, काफी दिन गए फिर, लेकिन वो अच्छी नहीं आई। फिर जब यहाँ आए तो एक स्विमिंग पूल गए, तो वो स्विमिंग पूल में एक लैप जो होता है ना लंबाई, उस कोने तक जाते जाते तो ऐसा लगता कि जान ही निकल गई। अब विड्थ मारते लोग, पर ने लेंथ मारी तो 12 बजे। तो हमने वो वहाँ एक कोच थे, मैंने बोला सर मुझे स्विमिंग आती है,
डूब के तो नहीं मरूंगा, ये पक्का है, क्योंकि मैं तैर सकता हूं। बट यू अज्यूम कि मुझे स्विमिंग नहीं आती है, आई एम रेडी टू अनलर्न, और मुझे अच्छी स्विमिंग सीखनी है, आप बताइए मैं क्या करूं। उन्होंने बोला सबसे पहले स्विमिंग मत करो, तुम इधर किनारे पे बैठ जाओ और मुंडी डालो पानी के अंदर, और फिर नाक से सांस छोड़ो, उसको बोलते हैं बबल करना, करो आधा घंटा 1 घंटा, वही बस डुबकी मार मार के बबल। 3 4 5 दिन यही चलता रहा। आई नेवर क्वेश्चन हिम कि क्या है मेरे को स्विमिंग आती, पागल ही क्या करवा रहा है तू, डुबकी मारो किया। लेकिन फिर उन्होंने हाथ में वो बोर्ड दे दिया, फ्लोटर, बोले चलो पैर चलाओ, इस तरफ से उस तरफ जाओ, 1 महीने चलाओ। तब तक सीजन चला गया गर्मी वर्मी का, लेकिन हाँ ठीक है, करा 1 महीने। फिर जब वो थक गए मुझे देखते, बोले चल ठीक है अब नेक्स्ट, बोला अभी 1 हाथ चलाना सीखो या थोड़ा थोड़ा हाथ चलाओ। डिड इट, 2 महीने सारी एक्सरसाइज चली, मगर कुछ खास इंप्रूवमेंट आया नहीं। वो सीजन चला गया, स्विमिंग छूट गई। अगले सीजन में ये जो बेसिक पे काम करा था ना, वो काम आया, और अगले 8 दिन के अंदर, अगले सीजन में जब स्विमिंग चालू करी, 8 दिन के अंदर एट अ सिंगल स्ट्रेच 5 किलोमीटर स्विम किया है, क्योंकि बेसिक्स पे काम किया था, फंडामेंटल्स पे। थोड़े डेज इधर उधर हो सकते हैं जो मैंने बोले, बट फंडामेंटल्स पे काम किया तो सही ब्रीदिंग टेक्निक आ गई। स्विमिंग इज ऑल अबाउट राइट ब्रीदिंग, क्योंकि अगर आप ढंग से ब्रीथ नहीं कर सकते हो तो 4 हाथ मारने में थक जाओगे, सांस नहीं लोगे तो दम यूं ही, आपकी नाक पकड़ लूं मुंह बंद कर दूं मैं, बिना हाथ मारी थक जाओगे। स्विमिंग इज ऑल अबाउट राइट ब्रीदिंग एंड देन राइट लेग एंड हैंड मूवमेंट। उस पे काम करा, वो काम आया। तो जो 20 मीटर पूल है उसका मतलब 25 इंटू 5 125 लेंथ नॉन स्टॉप, जो एक लेंथ नहीं लगती थी वो लगाई। क्यों? बेसिक। जब आप बेसिक्स पे काम कर रहे हो ना, तो पूरी शिद्दत से करना चाहिए और अपने कोच पे भरोसा करना चाहिए कि वो जो करवा रहा है वो ईमानदारी से परफॉर्म करो, क्योंकि आप परफॉर्म नहीं करोगे, सिर्फ सुन के चले जाओगे, तो वो किसी काम में नहीं आएगा। बेसिक पर किया हुआ काम लाइफ लॉन्ग पे करता है, और कमजोर बेसिक लाइफ लॉन्ग तकलीफ देते हैं, क्योंकि लर्निंग आसान है, अनलर्निंग बहुत मुश्किल है। अनलर्निंग इज वेरी डिफिकल्ट। जो गलत सीख लिया उसको भूलना बहुत, हैंड राइटिंग इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। एक बार जो गलत सीख लिया उसके बाद आप बहुत प्रयास करो तो मुश्किल से बदलता है। इतना भाषण इसलिए दे रहा हूं कि ये अभी बेसिक चल रहा है। टाइम डिवोट करो हर एक चीज पे, लाइफ लॉन्ग मुझे याद करोगे फिर अच्छी चीजों के लिए। चलो एनीवेज आगे देखते हैं हम। ये जो आपने पहला इक्वल टू प्रेस करा ना, पावर कितनी हो गई? 2, दूसरे इक्वल टू पे 3, तीसरे पे 4, 1.749। इज इट क्लियर? चलो ये तो हुआ ₹1 की वैल्यू 1.749। अब आप देखो इसमें मल्टीप्लाई क्या कर लेंगे? 10,000, कितना हो जाएगा? 17,490। 40 इयर्स में कितना होगा? अब बताओ जल्दी, कम ऑन क्विक, टेल मी 40 years फ्यूचर वैल्यू, जल्दी। $26 लाख। बच्चा चालू तो 26 लाख से हुआ, फिर जैसे ही 78 दिखा तो इंग्लिश में आ गया। 78,635। सो 26,78,635। अच्छा ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो कितना होता? क्विक सिंपल इंटरेस्ट होता तो ये क्या होता? 70,000। 60 गलत बोल रहे हो,
60 गलत बोल रहे हो, मूलधन भी तो छोड़ो, ब्याज ब्याज ले लिया, 70,000। देखो ना, सिंपल इंटरेस्ट में 10,000 बन जाता है कितना, 70,000, और कंपाउंड इंटरेस्ट में 10,000 बन जाता है 26 लाख। दैट्स द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अच्छा, 4 साल में फर्क नहीं पड़ रहा था, सिंपल इंटरेस्ट में 16,000 था, कंपाउंड इंटरेस्ट में 17,000 था, क्या ही फर्क पड़ गया। लेकिन जैसे ही 40 साल हुआ तो सिंपल इंटरेस्ट 70,000, कंपाउंड इंटरेस्ट 26 लाख। दैट्स द ह्यूज डिफरेंस। तो ये जो मैंने क्वेश्चन 1 के साथ किया ना, अदरवाइज आंसर तो 30 सेकंड में आ गया था इस क्वेश्चन का, पर ये जो हमने क्वेश्चन 1 के साथ करा, रिसर्च, एक्सपेरिमेंट, एनालिसिस, ये आप हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन के साथ में करिए, तो आप एफएम में 60 आउट ऑफ 60 भी बड़ी आसानी से स्कोर कर लेंगे। चलो नेक्स्ट, calculate present value of rupees 11,000 receivable after 4 years if the rate of interest is 14% per annum। 6,512। हाँ, फ्यूचर वैल्यू निकालना है, बिल्कुल सही समझे आप। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू। सुनो, फ्यूचर वैल्यू निकालना मतलब ब्याज जोड़ना, न केवल प्रिंसिपल पे बल्कि ब्याज पे भी ब्याज जोड़ना। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना मतलब ब्याज घटाना। लेमन लैंग्वेज में कोई बोले व्हाट इज फ्यूचर वैल्यू, बोले ब्याज जोड़ के। लेमन लैंग्वेज में कोई पूछे व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू, तो बोलो ब्याज घटा के। सर मेरे को ना इतने पैसे की एफडी करनी है कि वो 4 साल बाद 11,000 की हो जाए, अगर इंटरेस्ट 14% हो। सर मैं कितने की एफडी करूं, कितने की? 6,513 रुपए की एफडी कर दे तो वो कितने की हो जाएगी? 11,000 रुपए की हो जाएगी। की स्ट्रोक्स ऐसे हैं मेरे साथ, हाँ, कैलकुलेटर ऑन। 11,000 डिवाइडेड बाय 1.14 equal to, it's a simple calculator operation, A divided by B equal to कितना आया? 9649। चलो कैलकुलेटर ऑन करो, मजा नहीं आया मुझे कुछ, छोड़ो, फिर से कुछ करते हैं हम। एक काम करो, आप कैलकुलेटर पे टाइप करो 100 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू कितना आया? 50। अगर आप फिर से डिवाइडेड बाय 2 करके इक्वल टू करोगे तो वो कितना आएगा? 25। करो मत यार, करो मत, नहीं नहीं, फिर से ऑन करो कैलकुलेटर। 100 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू कितना आ गया? 50। जैसे ही आप अगला इक्वल टू प्रेस करते हैं ना, तो ये जो डिवाइडेड बाय 2 नाम की चीज थी, ये कैलकुलेटर की इंटरनल मेमोरी में स्टोर हो चुकी है। तो अगली बार आपने सिर्फ इक्वल टू प्रेस करा तो कैलकुलेटर समझ गया कि लास्ट ऑपरेशन वाज डिवाइडेड बाय 2, दिस टाइम ही हैज नॉट स्पेसिफाइड, सो लेट्स डिवाइडेड बाय 2। इक्वल टू प्रेस करते जाओ तो 50, 12.5, 6.25 काइंड ऑफ आता जाएगा। कैन यू सी दैट? मॉरल ऑफ द स्टोरी, जब आप A डिवाइडेड बाय B इक्वल टू करते हैं, इन दैट केस B बिकम्स कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट हो जाता है? B कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलो अब एक काम करो, 100 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू करना, कितना आया? एक इक्वल टू और प्रेस कर लो। आर यू श्योर? ये 20,000 हो गया 200 से। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जब आप A इंटू B करते हैं तो A कांस्टेंट हो जाता है। लेट्स ट्राई इट। 2 इंटू 3 इक्वल टू कितना आया? 6, और एक इक्वल टू 12, और एक इक्वल टू 24, और एक इक्वल टू 48।
जब आप a इंटू बी करते हैं तो कांस्टेंट क्या होता है, a। चलो एक काम करो, आप 100 प्लस 2 इक्वल टू करना 102, फिर इक्वल टू 104, 106, 108, 110 चल रहा है क्या? क्या कांस्टेंट हो गया? b कांस्टेंट हो गया। 100 माइनस 2 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, तब भी क्या कांस्टेंट हुआ? b ही कांस्टेंट हुआ। केवल मल्टीप्लिकेशन एक ऐसी चीज है जिसमें a कांस्टेंट हो जाता है। समझ गए आप इस बात को? अरे सिद्धार्थ, और कैसे कर सकते हैं इज नॉट द मैटर ऑफ डिस्कशन। कैलकुलेटर शॉर्ट ट्रिक 10 तरह की होती है, और तो बहुत कुछ कर सकते हैं, वो आपको पहले से आता है, मुझे ये भी पता है। मैं तो आपको वो बता रहा हूं जो आपको नहीं पता है या जो आप भूल गए होंगे, राइट? तो ये एक छोटी सी बात है, अगर आप इस बात को समझ लेंगे ना तो आप खुद की शॉर्ट ट्रिक्स डेवलप कर पाएंगे। आपको शॉर्ट ट्रिक्स, और जो शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं उसका लॉजिक समझ में आ जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां वही हुआ ना, आपने क्या बोला, 11,000 डिवाइडेड बाय 1.14 इक्वल टू, तो क्या कांस्टेंट हुआ, 11,000 की 1.14? चलो मेरे साथ करो। सर केसीओ में ये नहीं काम कर रही, तो बेटा दूसरा कैलकुलेटर खरीद लो। सर उसमें तो मैं इंसॉल्वेंट हो जाऊंगा। खरीद लो ना। किसी किसी कैलकुलेटर में थोड़ा अलग तरह से काम करता है, पर मैं दूसरा तरीका नहीं बताऊंगा, नहीं तो पहले तरीके वाले बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हाँ सुनो, टाइप करो 11,000 डिवाइडेड बाय 1.14 इक्वल टू कितना आया, 9649। सुनना देखो इधर, ये 4th ईयर है ऊपर, और आपने इसको जैसे ही डिवाइड बाय 1.14 इक्वल टू करा तो आपने इसमें से 1 साल का ब्याज हटा दिया, तो ये 9649 बन गया। पता है, आपने इसको ड्रैग कर लिया 4th ईयर से 3rd ईयर। एक और इक्वल टू प्रेस करना, 8464, ये आपने 2 साल का ब्याज घटा दिया, ये आ गया 2nd ईयर एंड पर। एक और इक्वल टू 7424, ये 3 साल का ब्याज हटा दिया, ये आ गया 1st ईयर पे। एक और इक्वल टू 65, पूरे 4 साल का ब्याज हट गया, और ये कहां आ गया, 0 ईयर पे। जैसे इसे इक्वल टू प्रेस करते जा रहे हो, एक एक स्टेप क्या होता जा रहा है, डाउन, और 0 ईयर पे 6513 आंसर है। या फिर ऑल्टरनेटिवली आप इसका प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं। पहले हम फैक्टर सॉल्व कर लें। चलो 1 डिवाइडेड बाय, अरे बेटा वैदिक आगे आगे मत दौड़, मुझे मत बता कि ये करने की जरूरत नहीं, वैसे भी हो सकता है, वो सब मैंने ही बनाई है कैलकुलेटर शॉर्ट ट्रिक्स। 10-20 तरीके हैं, मैं जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दे बेटा। मैं ये बता रहा हूं कि आप खुद कैसे कैलकुलेटर शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे, मैं क्या बताऊं आपको, आप खुद बनाना। हाँ, 1 डिवाइड बाय 1.14 इक्वल टू कितना आया, 0.877। नहीं ठीक है ना, 3 डिजिट में रखेंगे हम ये फैक्टर, हमेशा हम कितने डिजिट में रखेंगे, 3 डिजिट्स राउंडेड ऑफ। इसका मतलब 1 रुपए में से ब्याज हटाया तो 87 पैसा हो गया, और एक इक्वल टू करो 76 हो गया, और एक इक्वल टू 67, और एक इक्वल टू 59। ये 1 रुपया पे ब्याज हटाते जाओगे तो 59 पैसा हो जाएगा। एक बार ये 59 हो गया तो इसमें प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई कर लो, तो आ गया कितना, 6513। सो कैलकुलेटिंग प्रेजेंट वैल्यू मीन्स लाइक यू आर डिडक्टिंग इंटरेस्ट। ओके,
आप चाहें तो डायरेक्ट अमाउंट लेके चल लें या पहले फैक्टर निकाल के फिर अमाउंट से मल्टीप्लाई कर लें, दोनों ही केसेस में आंसर क्या होगा, सेम। अब एक सिंगल अमाउंट होने की जगह पर हमारे पास एक सीरीज है। क्या है हमारे पास अब, सीरीज। अब सिंगल अमाउंट नहीं है, अब हमारे पास सीरीज है। सीरीज है तो क्या करूं सर मैं उसका, उसका करना ये पड़ेगा कि इन पांचों अमाउंट की हम अलग अलग प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और फिर उन सब को आपस में ऐड कर लेंगे। ना ना जल्दी मत करो, मैं आपको बताता हूं। वैसे एक टेबल बनाओ आप, और ये कैलकुलेटर शॉर्टकट्स चला के अगर आप काफ़ी खुश महसूस करते हैं ना, तो मैं बता दूं ये चूंकि हमारी इंस्टीट्यूट की गलती है कि हमको ये फालतू अव्वल दर्जे का घटिया काम करना पड़ रहा है। कौन करता है ये कैलकुलेटर शॉर्ट ट्रिक? एक्सेल का जमाना है और इससे आगे के प्रोग्राम्स का जमाना है। सर तो एग्जाम में, अरे तो एग्जाम में जैसे साइंटिफिक कैलकुलेटर आते हैं ना, ऐसे फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स भी आते हैं जिसमें कुछ की स्ट्रोक पे सारे डिफिकल्ट कैलकुलेशन रेडीली अवेलेबल होते हैं, सो दैट आपको ये सब घटिया काम करने की जरूरत नहीं पड़े। आप तो जो आंसर निकले उसका एनालिसिस करके कमेंट कर सकें, डिसीजन दे सकें, दैट इज द मैनेजरियल जॉब। इतनी बार इंटू ने उतनी बार इक्वल टू, दैट्स द क्लरिकल जॉब। पर अब क्या है, एग्जाम में वो साइंटिफिक सॉरी फाइनेंशियल कैलकुलेटर अलाउड नहीं है अनफॉर्चुनेटली, जबकि वो अलाउड होना चाहिए। तो इसलिए हमको ये सब सीखना पड़ रहा है। आप रिक्वेस्ट डालो, मैंने कई साल पहले रिक्वेस्ट कर दी थी उनसे, अब आप डालो रिक्वेस्ट। ईयर 1 2 3 4 ऐसी एक टेबल बना लो, फिर अमाउंट 5 6 8 9 8, ओ जीरो भी था एक, 5 6 8 9 8, श्रुति बेटा कंट्रोल। फिर एक कॉलम बनाएंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ क्या 14% है। फिर हम क्या करेंगे, अमाउंट और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को आपस में कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो उससे निकल करके आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू। तो आप एक काम करें, आप टाइप करें 1/1.14 की पावर 0 कर दें तो क्या होगा? नहीं, आर यू श्योर 1 आएगा क्या? किसी भी चीज की पावर 0 करने से 1 आ जाता है? अच्छा ठीक है, 1/1.14 एक बार इक्वल टू क्या 0.877 आया, और एक इक्वल टू 0.769, और एक इक्वल टू 0.675, और एक इक्वल टू 0.592। पता है इन सब का मतलब क्या है? कि अगर आपको फर्स्ट ईयर पे 1 रुपया मिले तो उसकी आज वैल्यू 88 पैसा है, सेकेंड ईयर के 1 रुपए की आज वैल्यू 77 पैसा है, थर्ड ईयर के 1 रुपए की वैल्यू 68 पैसा है, फोर्थ ईयर के 1 रुपए की वैल्यू 59 पैसा है। अब बस हमको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई, टेबल बनाना, हाँ सिस्टमेटिक, ऐसे नहीं बस कुछ भी कर दो आप। चलो करो मल्टीप्लाई, फिर लिखो, सिस्टमेटिक करना क्वेश्चन, फिर टोटल लगाओ। डन।
एक्सेल में ये सब नहीं करना पड़ता है, इट्स लाइक दिस, देखना 5 सेकंड लगता है वहाँ। ये तो खैर इजी था कैलकुलेशन अदरवाइज भी। देखो आपके यही आंसर्स आए होंगे। So your 5,000 is 5,000, but your 6,000 will become 5263, 8,000 will become 6156, 9,000 will become 6075, 8,000 will become 4737, and the total sum is 27230. पता है आप क्या कर सकते हो इसके, मैं कैलकुलेटर की स्ट्रोक से एक अलग तरह से बताता हूं आपको। हाँ, मेमोरी भी यूज कर सकते हो। 5000 टाइप करके m प्लस कर लो, उसके बाद में 6000 टाइप करो कैलकुलेटर पर। मैं जो बोल रहा हूं बस वही करना है, कृपया अपना दिमाग ना लगाएं। डिवाइड बाय 1.14 इक्वल टू m प्लस। उसके बाद में आप टाइप करेंगे 8000 दो बार इक्वल टू m प्लस, 9000 तीन बार इक्वल टू m प्लस, 8000 चार बार इक्वल टू m प्लस MRC। इज इट 27230? सॉरी, एक बार फिर बोल दो ना। हाँ चलो एक बार फिर कर लेते हैं। कैलकुलेटर ऑन करो, MRC स्विच। अच्छा, MRC, MR इज मेमोरी रिकॉल एंड C इज कैंसल। अब आलसी लोग दो अलग अलग बटन दे देते, एक मेमोरी रिकॉल का और एक मेमोरी कैंसिल का। कुछ होगा है किसी कैलकुलेटर में MR MC स्विच सेपरेट? बहुत कम कैलकुलेटर में आता है ऐसा। तो अब मेमोरी कैंसिल करनी हो तो पहले रिकॉल करना जरूरी है। तो इसलिए अगर मेमोरी में कुछ भी पड़ा है ना, तो कैलकुलेटर के एक कॉर्नर पे M लिखा हुआ दिख जाता है। तो अगर M लिखा हुआ दिख रहा है तो उसको हटाते हैं अपन, रबर से मत हटाना। MRC दो बार प्रेस कर लो, रिकॉल होके कैंसिल हो गई। ऑन कर लो कैलकुलेटर। अब सुनो, 5000 मेरे साथ करो, 5000 M प्लस। इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। फिर 6000 डिवाइडेड बाय 1.14 इक्वल टू, कितना आया इक्वल टू करके? 5263। अब यार ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई तो उसको कहां स्टोर कर दें? मेमोरी में। तो कर दिया। अब सुनो, हम टाइप करेंगे 8000, लेकिन डिवाइड बाय 1.14 नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा कैलकुलेटर निहायत ही समझदार है। उसको पता है कि मालिक 1.14 से ही डिवाइड करना चाहते हैं। तो बस दो बार इक्वल टू प्रेस कर लो तो 6156 आ जाएगा। अब बाद में कौन तो टोटल लगाता बैठेगा इसका, तो क्या कर लो M प्लस। फिर 9000 थ्री टाइम्स इक्वल टू 6075 M प्लस। फिर 8000 फोर टाइम्स इक्वल टू 4737 M प्लस। मेमोरी रिकॉल 27230। ये स्विच एक बार और दबा दो, काम खत्म, तो मेमोरी भी खत्म। इस तरह से आपको ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर नहीं निकालना पड़ेगा और डायरेक्टली आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो। ऐसे भी आप कर सकते हो। सॉरी, एग्जाम में कैसा करेंगे? एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता नहीं है ना, ये तो अपन कंसेप्ट के लिए सीख रहे हैं। यस प्लीज। हाँ, देख, लिख लो आराम से, कोई जल्दी नहीं।
सर ये तो गलत बात है, इतनी मेहनत से समझ रहे हैं और एग्जाम में आता नहीं है। अरे श्रुति बेटा, श्रुति, श्रुति भंडारी जी, एग्जाम में इसका क्वेश्चन नहीं आता है, पर ये अगले चैप्टर में काम आता है। ये नहीं सीखोगी तो अगला चैप्टर का क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। फाउंडेशन में नहीं, मैं तो फाउंडेशन का तो टेम्परामेंट ही नहीं है मेरा, क्या ही पढ़ाऊं मैं, क्योंकि फाउंडेशन में क्या होता है बेटा, टाइम बहुत कम होता है टीचर के पास। क्या 4 महीने कोचिंग चलती होगी आपकी? 6 महीने, हाँ तो भी 6 सब्जेक्ट हैं, फिर 4 पेपर हैं, पर सब्जेक्ट तो ज्यादा ही हैं कि, तो वो सब करके टाइम इतना बचता ही नहीं है कि वो आपको इस चैप्टर पे फोकस करवाएं। चलो आगे देखते हैं। हाँ बेटा, ये इसको मैं कहूंगा ये सीरीज है, मगर ये अनइवन सीरीज है। अगर कोई मुझे बोलता तेरे को फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में 8,000 मिलेंगे, तो मैं बोलता ये सिंगल अमाउंट है। सेकंड ईयर में 8,000 मिलेंगे, फुल स्टॉप, ना आगे कुछ ना पीछे कुछ, तो मैं क्या बोलूंगा, सिंगल अमाउंट है। लेकिन कोई बोले ये सारे अमाउंट मिलेंगे, तो मैं क्या बोलूंगा, सीरीज है। मगर ये अनइवन सीरीज है, बोलना कौन सी? क्योंकि इसमें भले टाइम गैप बराबर हो लेकिन अमाउंट बराबर नहीं है। बल्कि मैं तो कहूंगा टाइम गैप भी बराबर नहीं है, क्योंकि बाद में तो 1-1 साल का टाइम गैप है, मगर पहले अमाउंट में 1 साल का टाइम गैप नहीं है। पहले अमाउंट में तो धड़ाम से आज के आज ही एक अमाउंट आ गया। जहां मैं खड़ा हूं वहां से भी तो 1 साल का गैप चाहिए, फिर 1 साल, फिर 1 साल, फिर 1 साल, उसको बोलते हैं इक्वल टाइम गैप और इक्वल अमाउंट। अगर इक्वल टाइम गैप और इक्वल अमाउंट हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? एन्युटी। लिखो टाइटल, एन्युटी। सर इक्वल टाइम गैप कैसे नहीं है बेटा? 0 ईयर पे अमाउंट मिल गया तो टाइम गैप तो है ही नहीं ना यार। ये वीडियो अच्छे बार बार ब्लर हो जाता। कैसे करना पड़ता? ऐसे धीरे धीरे। और आगे तो मेरे हाथ इतने लंबे थोड़ी हैं, कानून जीतते। लो, मजा नहीं आया, छोड़ो, क्या ही करना है वीडियो का वैसे भी। It is a series of cash flows. Annuity is not a single cash flow, my dear friends. It's a series. अच्छा, काय की सीरीज है ये? वो दिवाली में लगाते हैं, क्या होती है वो भी सीरीज? वो सीरीज ऑफ बल्ब्स होती है। ये सीरीज ऑफ कैश फ्लोज है, वेयर ऑल अमाउंट्स आर इक्वल। अच्छा, इसमें नहीं थे ना अमाउंट इक्वल, एंड ऑल टाइम गैप्स आर ऑल्सो इक्वल। इसमें टाइम गैप भी इक्वल नहीं था ना, पहला टाइम गैप 0 था, बाद में 1-1 साल था। हमको तो शुरू से 1 साल का टाइम गैप। सर एग्जाम्पल लो ना, एग्जाम्पल ये रहा। Somebody promises to give you 1,000 rupees at the end of each year from first year to fourth year. This is annuity. सर ये हमको पता है पहले से, मुझे भी पता है कि ये आपको पता है। क्विक रिवीजन करना चाह रहे थे। सर एन्यूटी आ जाए तो क्या करना है भाई? ऐसी टेबल बना लो और सॉल्व कर लो। पर टेबल क्यों बनाए? टेबल में तो टाइम वेस्ट होता है। ये तो 4 साल 40 साल के आगे तो बैठ के यही करते रहे हम। अगर एन्यूटी है तो लकीली टेबल बनाने की जगह एक शॉर्टकट देखो। आपको अगर कोई लंच में राइस सर्व करे
चावल परोसे, तो या तो आप एक टूथपिक मांग लो, एक एक चावल एक बार में खाओ, मतलब एक लंबी सी सीरीज ऑफ कैश फ्लो है, तो आप बोलो आई डोंट अंडरस्टैंड, दिस इज अ सीरीज, ये 20 साल की सीरीज है मेरे लिए, तो ये 20 सिंगल कैश फ्लो हैं, मैं 20 बार पीवी इज इक्वल टू एफ वी अपॉन 1+r⁴ का फॉर्मूला लगाऊंगा लाइक दिस, लगा, तेरी मर्जी। या दूसरा ये कि आप चम्मच मांग लो, एक ही बार में इकट्ठा काफी सारा खा लो, तो वो ये चम्मच ये रहा, फॉर्मूला फॉर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, PVA stands for present value of annuity is equal to A into 1 minus 1 upon 1+r⁴ divided by R. R रेट ऑफ इंटरेस्ट है, N नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स है, लिख लो ना, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें N लिखो, N इक्वल टू नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, ब्रैकेट में लिखो नॉट द नंबर ऑफ ईयर्स, जरूरी नहीं कि n नंबर ऑफ ईयर्स हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, नॉट द नंबर ऑफ ईयर्स, n नंबर ऑफ ईयर्स नहीं है, माइंड इट, एन्युटी के फॉर्मूला में n नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स है, ओके। क्वेश्चन कल करते हैं फिर इस पर, थैंक यू, बाय बाय।